So, hello my dear friends, I hope you all are doing very good. और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इन द जून, ठीक है, इन जस्ट 1 week, नॉट इवन 1 week, इन जस्ट 5 days you have top 3 एग्जामिनेशन ऑफ द कंट्री। टॉप 3 एग्जामिनेशन, जो सबसे बड़ा एग्ज़ाम है आपका यूपीएससी प्रीलिम्स है 16 जून को। यूपीएससी प्रीलिम्स, one of the toughest and one of the largest exam. Then you have UGC NET examination, which is on 18th of June 2024, and you have Indian Economic Service IES from 21st of June. तो 16 से लेके 21, 16, 17, 18, 19, 20, 21, so within 6 days, within a week, you have to be ready for 3 biggest exam of the country. And most of the times I would say, if not 50%, but 20 to 30% would be writing these examination altogether. I'm telling you how. People who are preparing for IES, 50% of them appear for UPSC examination as well. तो जो भी यूपीएससी देंगे वो आईईएस दे रहे हैं मोस्टली, मैं ये मान के चल रहा हूँ। और बैकअप में जब आप मास्टर्स कर रहे होते हो, कुछ बच्चों का नेट रहता है, बट कुछ बच्चों को बैकअप के लिए पीएचडी और जेआरएफ चाहिए। अब तो पीएचडी इंट्रेंस के लिए जेआरएफ मस्ट कर दिया, ठीक है। तो इन जस्ट 1 week यू विल हैव top 5 एग्जामिनेशन। तो इसके लिए आपको अब क्या करना होगा, जो भी यूपीएससी प्रीलिम्स वाले हैं टिल 16 उनको तो बिल्कुल सोचना नहीं है। आप प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन पर भी फोकस करोगे। लास्ट के अब 3-4 दिन रह गए हैं, आज 12th हो गया, 4 दिन बचे हैं। बस पीवाईक्यू जल्दी से करोगे, ओनली पीवाईक्यू लास्ट 3 ईयर्स का, ठीक है, 21, 22 और 23, और थोड़ा सी सेट बना लोगे आप। प्रीलिम्स वालों के लिए बस यही एक टिप्स रहेगा, सिर्फ और सिर्फ यही करोगे। कोई मतलब नहीं है रट्टाफिकेशन का, कोई मतलब नहीं है अब बैठ के आप मैप याद कर रहे हो। हालांकि एक दिन पहले थोड़ा बहुत मैप का लोकेशन आप देख सकते हो, और जो भी आप नोट्स बनाए हो ना, नोट्स चीट सीट, उसको आप जल्दी से रिवाइज कर लोगे। लास्ट 3 डेज में हेडेक नहीं लेना है कि यार आर्ट कल्चर छूट गया, यार मेडाइवल छूट गया, यार एंशियंट छूट गया, यार साइंस एंड टेक्नोलॉजी छूट गया। नहीं, उसके लिए मेरा यही सजेशन रहेगा। अब बात कर लेते हैं, 2 और एग्जामिनेशन है, यूजीसी नेट जेआरएफ और आईईएस। तो मेरे भाई आईईएस का भी नियरली 10 डेज बचा है। 10 डेज में कम से कम आप 5 आंसर राइटिंग अभी से लिखना शुरू कर दो, तो 50 क्वेश्चंस आपके होंगे। कुछ नहीं करना है। पेपर 1 जो रहेगा, जिसको इकोनॉमिक्स बोलते हो, पेपर 1 में आप सिर्फ कीवर्ड्स लिखो, और जो भी डेरिवेशंस हैं या न्यूमेरिकल्स हैं उसके डेरिवेशंस बना लो। न्यूमेरिकल्स भी एक प्रकार का डेरिवेशंस ही रहता है, तो सिर्फ वो करो। पेपर 1 में आंसर राइटिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। पेपर 2 में भी कंसेप्ट से काम चल जाएगा, बट पेपर 3 और पेपर 4 जो होगा, जिसको कि आप इकोनॉमिक्स बोलते हो, सॉरी इंडियन इकोनॉमी और जनरल इकोनॉमिक 3 बोलते हो, उसमें आंसर राइटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और अगर आप पूछोगे कि सर मेरा क्या प्रॉब्लम था, द ओनली रीजन इवन फ्रॉम माई साइड कि लैक ऑफ आंसर राइटिंग कैन डेफिनेटली मेक यू मार यू। तो आंसर राइटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है अभी आईईएस के लिए हुआ। और लास्ट के 2 डेज में जीएस का लगभग हमारा 1-2 क्लास और होगा। मैंने जो टॉपिक बताया था लास्ट वीडियो मैंने कल डाला था कि जीएस में आपको क्या क्या करना है, लास्ट पीवाईक्यू जल्दी 5 साल का देख के बस उसको आप गूगल कर दीजिएगा, और कुछ नहीं करना है। आपका जीएस वहाँ से 80% जीएस आराम से हो जाएगा। 80% का मतलब यह हुआ कि 20 क्वेश्चन में 16 से 17 क्वेश्चन आप डायरेक्ट कर लोगे, और 40 मार्क्स वुड बी सफिशियंट। यह हो गया आपका आईईएस का जीएस और इंग्लिश के लिए, बस यही पीवाईक्यू और ये पढ़ना है। बाकी जो GE1 और GE2, 3, 4 है, आप लास्ट 10 डेज में नोट्स जल्दी से देखो, जस्ट नोट्स रिवाइज, न्यू टॉपिक पढ़ने का भी ज़रूरत नहीं है। अब आप स्टक हो जाओगे इकोट्रिक्स में। इकोट्रिक्स वी नो इट कम्स इन ए वेरी अप्लाइड वे। बाकी जो भी चीज़ें हैं, जो भी सिलेबस में दी हुई है, ऑटो कोरिलेशन, मल्टी कोरिलेटी, जीएलएस, ओएलएस, सीएलआरएम, यह सब बेसिक जो भी हैं, कभी कभी स्टैटिस्टिक्स से भी पूछे जाते हैं, तो यह सब बेसिक मैंने करवा दिया है। इकोनोमेट्रिक्स का भी हमारा लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है ऐप पे, यह बेसिक आप करके जाओ। यह हमारा मार्क्स बूस्टर कोर्स ऑलरेडी चल रहा था, आप देख सकते हैं, दिस वन मार्क्स बूस्टर कोर्स फॉर द IES 24 बैच। तो यह top 3 बिगेस्ट एग्जामिनेशन का पार्ट है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा चीज़ों को अप्लाइड वे में नहीं देखा। बाकी आप क्या करोगे, 22 और 2020 जो आपका इवन नंबर होगा, क्योंकि एग्ज़ाम आपका 24 में है, तो 50%, 40 to 50% चांस है कि इसके क्वेश्चंस टैली करेंगे। टैली मीन्स पैटर्न आपका यही रहेगा, ठीक है। तो जो 23 में आया है,
80 to 90% विल नॉट बी कमिंग इन 2024। यह सब एफिशिएंट मार्क्स को कैसे इफेक्टिवली बढ़ाया जाए, यह ट्रिप्स है कि 23 में सपोज दैट आई एम टेलिंग यू फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर उन्होंने मार्क्स पे क्वेश्चंस पूछ लिया है, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम 24 में हाई चांस है कि रिकार्डो पे वो पूछेंगे जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन वाला है। अगर 23 में लेट्स सपोज दैट कि केल्डोर का पूछा है तो वो कैलेस्की का पूछेंगे, ठीक है, यह आप देखो, अगर कैलेस्की पूछा है तो केल्डोर, वाइस वर्सा। तो इस तरह से आप थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी पे ध्यान दोगे। यह आईईएस वालों के लिए मेरा सजेशन रहेगा, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एग्जामिनेशन वालों के लिए, ठीक है। आफ्टर बोर्ड्स आप क्या करोगे, डेली, एटलीस्ट डेली क्या करना है, जितने भी पीवाईक्यू हैं, पीवाईक्यू जितने भी हैं व्हाटएवर, ज़्यादा तो नहीं, एटलीस्ट 4 to 5 ईयर्स का आप लगा लो, 2019 to 23 जितने भी हैं, इसके आंसर फुल लिखो या ना लिखो, बट डेली एटलीस्ट 10 क्वेश्चन, एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस के कीवर्ड्स आपको लिखने हैं। देखिए कीवर्ड्स क्या होता है, सपोज दैट क्वेश्चंस है, मैं एग्जांपल लूंगा, चलो हेक्सारोलिन थ्योरी है हमारा, ठीक है, हेक्सारोलिन थ्योरी से आईईएस में डायरेक्ट क्वेश्चंस आता है, हेक्सारोलिन थ्योरी क्या है, इसके क्या लिमिटेशंस है। तो जैसे ही एचओ देखे आप यहाँ पे डालोगे बस एजम्पशंस डाले, यहाँ पे सारे कीवर्ड्स लिखे, ठीक है, जो भी है इफेक्टेड मोबिलिटी है, परफेक्ट कंपटीशन है, 222 मॉडल है, ये सब जो भी है बेसिक कीवर्ड्स लिखोगे, आपका 1/4 पेज में ये आएगा। फिर आप बॉडी में कुछ नहीं, बस आप बैठ के जल्दी से डायग्राम बना दोगे, ठीक है, जो भी आपका डायग्राम बनेगा, ठीक है, कहाँ से हमारा इंपोर्ट हुआ, वो जो होते हैं ना, यहाँ से हम इतना इंपोर्ट करेंगे, यहाँ एक्सपोर्ट करेंगे, आपका डायग्राम रेडी है। एक्सप्लेनेशन नहीं करना है, इन एग्जाम यू विल इफ एबल टू मेक द डायग्राम, आपका हो गया। और थर्ड जो पोर्शन होगा आपका कंक्लूजन होगा। तो जीएस2 में कंक्लूजन मैटर, सॉरी जीई2 में कंक्लूजन मैटर नहीं करता है, कंक्लूजन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जीई4, दैट इज इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के लिए आप रेडीमेड कंक्लूजन अभी से बना के रखो, इंडियन इकोनॉमी को लाइटली मत लें। इंडियन इकोनॉमी के लिए मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों मैं इंपॉर्टेंट नियरली 30 to 40 टॉपिक्स बता दूंगा, उसको आप क्विकली देख लोगे। मोस्ट ऑफ द थिंग्स नोट्स में हमारे ऑलरेडी कवर्ड है, उसको आप क्विकली देख लोगे। जैसे टॉपिक में बता रहा हूँ, पॉवर्टी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, रैशनलाइजेशन ऑफ सब्सिडी हो गया, चाइल्ड लेबर हो गया, ठीक है, तो लेबर रिफॉर्म्स हो गया, ये सब इस तरह से नियरली 30-40 टॉपिक्स में बता दूंगा। एग्जैक्टली उसी में से क्वेश्चन आएंगे, 80% क्वेश्चन उसी में से आना ही आना है, उतने टॉपिक को करना है, सारा चीज़ आपको नहीं करना है। इसमें भी वही अवेयरनेस है जो 23 में आया है, उसमें पूछे गए 80% ऑफ क्वेश्चंस मोस्ट प्रोबेबली नहीं आएंगे 24 के टॉपिक्स में, तो उसको आप इग्नोर करके चल सकते हो। तो इससे क्या होगा, जो 23 में टफ क्वेश्चंस भी थे, वह टफ क्वेश्चंस को आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा 24 के एग्जामिनेशन में, राइट। So that is the piece of advice for the Indian Economic Service Examination. Last and but not the least, answer writing. ये आपका की है। Answer writing could be in any form, be it the keywords or be it the full answer writing. Full answer writing अगर आप करते हो एटलीस्ट 4 to 5 वेल एंड गुड, अदरवाइज एटलीस्ट कीवर्ड्स मिनिमम 10 आंसर राइटिंग आप अभी से करो, अदरवाइज डेफिनेटली यू आर गोना क्राई। डिस्पाइट नोइंग द गुड कंटेंट यू विल नॉट बी एबल टू डिलीवर इन द एग्जामिनेशन ऑल, फॉर श्योर। मैं बता रहा हूँ आपको, वहाँ पे वो सिंपल क्वेश्चंस आपसे पूछ देंगे, एकदम वेरी सिंपल। व्हाट आर द मेजर्स गवर्नमेंट हैज टेकन, या इंडियन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में जैसे आपका है ब्लैक इकोनॉमी, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, ब्लैक इकोनॉमी है, करप्शन है, तो एटलीस्ट यार अगर आप कीवर्ड जानोगे कि ब्लैक इकोनॉमी होता क्या है, इसके पीछे रीज़न क्या है, और इसको कैसे हम इरेडिकेट कर सकते हैं, वे फॉरवर्ड क्या है, तो इसके कीवर्ड्स अगर हर टॉपिक के 4-4, 5-5 कीवर्ड्स आपको पता है, तो यू कैन ईजिली फ्रेम 2 पेजेस का आंसर। समझ रहे हो। अगर आपको कीवर्ड नहीं पता है तो यू आर जस्ट गॉन, ठीक है। तो लास्ट के 8 to 10 डेज में अब आप ये करेंगे आईईएस में, और कुछ नहीं करना है। और कुछ भी समझ में नहीं आए तो क्या कीवर्ड्स के किसके आंसर लिखेंगे, बस लास्ट एटलीस्ट 3 इयर्स के लास्ट का लिख लो, एक्सेप्ट 23, 20, 21 और 22, इसके 3 साल के लगा लो क्वेश्चन विथ कीवर्ड्स। जो समझ में नहीं आया आप ग्रुप में पोस्ट कर सकते हो, सर इसका आंसर में क्या क्या लिखना है, क्या कीवर्ड्स में लिखना है। और जनरल 1 में, जीई 1 में मैं बता रहा हूँ, जीई 1 जो है जनरल इकोनॉमिक्स 1 में, इसमें माइक्रो को फोकस करना है। माइक्रो में न्यूमेरिकल आप कंज्यूमर थ्योरी और मार्केट के अच्छे से कर लेंगे। मार्केट का एक न्यूमेरिकल फिक्स है आपका, या तो एक न्यूमेरिकल रहेगा 2 फर्म पे रहेगा, ठीक है, जो मोनोपोली का रहता है, या तो ओलिगोपोली से रहेगा, ठीक है। नेस इक्विलिब्रियम निकालने के लिए पूछता है, रिएक्शन फंक्शन। अगर लास्ट टाइम
कुरनों पे आया था, इस बार बर्ट्रैंड पे आएगा। अगर लास्ट टाइम बर्ट्रैंड पे आया था तो इस बार कुरनों पे रहेगा। दोनों से आप PYQ से प्रैक्टिस कर लेंगे क्वेश्चन, कुछ चाइनीज के सारे एग्जाम्पल बना लेंगे, दैट इज मोर देन एनफ फॉर द माइक्रो, ठीक है। और सारे कंसेप्ट ऑलरेडी हमने क्लास में कवर कर रखा है। माइक्रो के लिए हमारा ये था। गेम थ्योरी का थोड़ा थ्योरी देख लेंगे। गेम थ्योरी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टाइप्स ऑफ गेम थ्योरी, गेम का वैल्यू निकालने के लिए। तो आपको बस उतना तक करके जाना है। अगर मॉडल पूछ दें तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। एक ये हो गया। और G1 में क्या कर लोगे आप, MME थोड़ा कर लो, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में माइक्रो एंड मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स दोनों कॉम्बिनेशन है। आप A इनवर्स निकालने सीख जाओ, थोड़ा बहुत आपको अगर आइडिया है तो LPP पे करने सीख जाओ। LPP का अगर आप इक्वेशन फॉर्म कर लिए तो क्वेश्चन बन जाएंगे, अदरवाइज यू कैन जस्ट स्किप। LPP के बजाय वहाँ ऑप्शंस होंगे, तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स आप पढ़ सकते हैं। वेलफेयर इकोनॉमिक्स के थियरी वाला पोर्शन ईजी आता है, AKCN मॉडल वगैरह पूछा जाता है तो वह थोड़ा ईजी होता है, दैट यू कैन डू। क्लियर, ठीक है। हाँ, उसके बाद क्या कर लेना है, मैथ में हॉकिंस एंड सिमनसन वाला कंडीशन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। इनपुट आउटपुट मॉडल डायरेक्ट पूछा जाता है, इनपुट आउटपुट मॉडल के एजम्पशंस पूछे जाते हैं और क्या होता है, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें न्यूमेरिकल भी नहीं आता है। वही A इनवर्स निकाल के डिमांड आपको पूछा जाएगा, ठीक है। तो 1 से 2 क्वेश्चंस कर लोगे, आपको सीखना होगा ये क्वेश्चंस कैसे हैं। इसको आपको हेल्प के लिए AC चियांग बुक खोलोगे, वहाँ पे सॉल्व भी दिया है, या फिर यूट्यूब वगैरह पे डाल दोगे कि हाउ टू फाइंड A इनवर्स फ्रॉम इनपुट आउटपुट मॉडल, गिव एनी एग्जांपल, तो आप वहाँ से सीख जाओगे। इट्स ऑल अबाउट आर्ट, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चंस नहीं आएंगे। इट्स ऑल अबाउट लर्निंग। अगर आपका लर्निंग सही है तो आप कर लोगे, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। इतना हो गया। और जो पेपर 1 में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, पेपर 1 में अटेम्प्टिंग एटलीस्ट 150 प्लस, अटेम्प्टिंग 150। अगर आप क्वांट मिस कर रहे हो तो थियरी वाला पार्ट जरूर से जरूर करें, ठीक है। जैसे मैं पूछ रहा हूँ वो कैसे पूछते हैं, जैसा कि मैंने देखा है। जैसे एक क्वेश्चन है, सपोज दैट क्वेश्चन नंबर 10 समझ लो, ठीक है। उसमें क्या करेंगे, वो A देंगे, B देंगे, C देंगे, ठीक है। C में कुछ वो इकोट्रिक्स का एक मॉडल घुसा दिए, ठीक है। A और B में हो सकता है वो लॉरेंज कर्व पूछ दिए, एक में लॉरेंज कर्व पूछ दिए और कोई अमर्त्य सेन का सोशल चॉइस थ्योरी पूछ दिए। तो अमर्त्य सेन का सोशल चॉइस थ्योरी आप एटलीस्ट थ्योरी लिख सकते हो, लॉरेंज कर्व ड्रॉ कर सकते हो। अब इकोट्रिक्स आपको नहीं आ रहा है तो आप यह छोड़ दोगे। तो एटलीस्ट भाई 66% ऑफ क्वेश्चन या 2/3 तो आप सॉल्व कर लिए। इसी तरह से आप जितने भी थियरी वाले क्वेश्चन हैं, इस तरह से आप ऑप्ट कर करके नियरली 150 टू 170 मार्क्स के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो एटलीस्ट। डोंट टेक रिस्क ऑफ लिविंग मोर देन 40 मार्क्स, इससे ज़्यादा का आप क्वेश्चंस लीव मत करो। और सारे भी 200 अटेम्प्ट मत करो, क्योंकि यू हैव टू ऑल्सो मेंटेन द क्वालिटी। डजेंट मैटर you are able to solve numericals or not, even if you write theory answer with quality they will give you marks, so have faith in us। last 8 to 10 days में अब आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो, टू बी रफली सेड ज़्यादा आप नहीं उखाड़ सकते हो, ठीक है। जो हो गया है, चीज़ों को आप रिवाइज करो। तो यही था पीस ऑफ एडवाइस फॉर इंडियन इकोनॉमिक सर्विस स्टूडेंट्स। और जो GE2 है उसमें 3 टॉपिक ब्रॉडरली हैं, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स है, एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है, इंटरनेशनल ट्रेड है, और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। तो इसके जो नवीनॉमिक्स ऐप पे कोर्स में जो नोट्स अवेलेबल हैं, दैट इज मोर देन एनफ विथ 3 years का PYQ, और इसका आंसर राइटिंग करना है बस कीवर्ड से, दैट इज मोर देन एनफ, क्योंकि इसमें कीवर्ड है, डायग्राम है और सारे के एजम्पशंस वगैरह, मॉडल्स वगैरह के पता होना चाहिए। तो GE2 में लगभग 80-85 तक आराम से आ जाता है, दैट इज डिसेंट स्कोर। बाकी में आप पुल करोगे, ठीक है। तो यह हो गया IES, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के लिए यही हमारा पीस ऑफ एडवाइस था। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा नेट JRF वालों के लिए। नियरली 6 to 7 days एग्जाम बचा है, उनको 6 और 7 days में क्या करना चाहिए, दैट आई एम जस्ट विल बी शेयरिंग यू, जस्ट लेट मी शो वंस। और नेट JRF को लेके दिसंबर का बैच हमारा रनिंग है गाइज। अब तो आपके CUT वगैरह के भी एडमिशन अब लगभग हो रहे हैं या हो चुके हैं बहुत जगह, तो दिसंबर का बैच हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। बैच क्लासेज आर रियली गोइंग ऑन आवर नवीनॉमिक्स ऐप, ठीक है। चलिए, IES वालों को का छुट्टी, IES वाले अब आप तैयारी कर सकते हैं। वट एवर आई टोल्ड, टॉप 3 एग्जामिनेशन की हम बात कर रहे हैं इस वीक में, जो आपका टॉप 3 एग्जामिनेशन है। चलिए, तो हम देखेंगे कि लास्ट 5 to 6 डेज में UGC नेट JRF वाले क्या कर सकते हैं। तो ब्रॉडरली हम देखेंगे, इसमें पेपर 1 है और पेपर 2 है, ठीक है। पेपर 1 आपका जो है 100 मार्क्स का है, पेपर 2 200 मार्क्स का है। तो इट इज़ वेरी क्वाइट कि 200 मार्क्स का है तो भैया मेरे एटलीस्ट इसमें 70% आप टाइम दोगे ना, जो भी आपके 6 डेज बचे हैं। तो 6 डेज में अगर आप टाइम वाइज मानो, एटलीस्ट आपका 4 डेज इसमें जाना चाहिए। मीन्स अगर आप दिन के 12 घंटे पढ़ते हो तो 8 घंटे आपको पेपर 2 के लिए पढ़ना होगा, लॉजिकली यू थिंक। और पेपर 1 के लिए जो 100 मार्क्स का है, डजेंट मैटर आपका कितना अच्छा हो
ठीक है, क्योंकि अगर आप लास्ट टाइम 25 स्कोर कर रहे थे तो कीप दिस टाइम टारगेट 30+। अगर आप 30+ लास्ट टाइम टारगेट कर रहे थे तो नॉट नेसेसरली यू शुड टारगेट 35+, कोई गारंटी नहीं है यहाँ। 30+ इज कंसिडर्ड टू बी सेफ स्कोर इन पेपर 1। तो पेपर 1 पे ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा, यू गाइज आर रेशनल एनफ हाउ टू एक्ट इन पेपर 1। पेपर 1 के लिए बस लास्ट पीस ऑफ एडवाइस दूंगा, जो 3 चीजें होती है जो कि 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक हो गया आपका DI, दूसरा हो गया आपका रीजनिंग, ठीक है, DI एंड मैथ्स रहता है, 6-7 क्वेश्चन आते हैं उससे, और थर्ड हो गया आपका कॉम्प्रीहेंशन। इससे करीब 15 से 17 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे भाई। 15 से 17 में एटलीस्ट 12 से 14 आप करेक्ट कर सकते हो, सॉलिड आपके अराउंड 30 मार्क्स यहाँ से निकल जाएंगे। इसको मत छोड़ना, अभी 5-6 दिन है, इसको आप प्रैक्टिस कर लोगे। प्रैक्टिस कुछ नहीं करना है, एकदम सॉल्व क्वेश्चन एटलीस्ट 2 to 3 ईयर्स का बना लेना है, बस सॉल्व। तो उससे आपको ये आइडिया आ जाएगा कि DI को अप्रोच कैसे करना है, रीजनिंग को अप्रोच करना है। 5-6 रीजनिंग में से 4 आपके आराम से बन जाएंगे। और कॉम्प्रीहेंशन के लिए मैं बता रहा हूँ एक अंदर का टिप्स है, जब आप कॉम्प्रीहेंशन पढ़ोगे तो डू टॉप डाउन अप्रोच। बट मतलब पहले आप ऊपर की चीजों को पढ़ो। ऊपर क्या रहता है आपका आंसर, ऊपर मतलब जो लार्जर चीज है, पहले आप आंसर देखो फिर क्वेश्चन देखो। सपोज दैट कोई पैसेज है क्लाइमेट चेंज पे, ठीक है, क्लाइमेट चेंज पे पैसेज है, उससे क्वेश्चंस है, तो पीपल व्हाट दे स्टार्ट डूइंग, दे स्टार्ट रीडिंग द कॉम्प्रीहेंशन। मेरे भाई कॉम्प्रीहेंशन पढ़ने में आपके 5 मिनट लगेंगे, आपका 5 मिनट वेस्ट हुआ। तो आप क्वेश्चंस को देखो, क्वेश्चंस में यह पूछे जाएंगे अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट कुड बी द रीजन फॉर द ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, वहां पे ऑप्शंस दिए रहेंगे, नंबर 1 ड्यू टू दिस, ड्यू टू दिस, ड्यू टू दिस। तो 2-3 ऑप्शन आपको बिल्कुल एब्सर्ड लगेंगे। एक आध ऑप्शन ऐसा हो जाएगा ड्यू टू राइजिंग कंजम्पशन ऑफ राइस रेदर देन राइटिंग वीट। हो सकता है वहां राइस की बात नहीं हो, बट दे विल राइट समथिंग वेरी एब्सर्ड और समथिंग इलॉजिकल, जिसको कि एक सेकंड स्पूरियस कोरिलेशन बोलते हैं इकोनॉमिक्स में। तो उसको आप 4 ऑप्शन में क्या करो, 3 है 4 है, 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन पहले ही कट कर दो। बाकी जो 2 ऑप्शन बचे हैं उसके ऑथेंटिसिटी आप पैसेज से चेक करो कि क्या ऑथेंटिफिकेशन या वेरिफिकेशन पैसेज से हो रहा है। तो 2 में से एक पक्का हो जाएगा। एक के बारे में इधर दे विल रिमेन साइलेंट और दे विल नॉट राइट एनीथिंग, यू जस्ट पिक अप दैट लाइन एंड दिस विल बी वेरी हेल्पफुल इन CSET ऑल्सो इफ यू आर राइटिंग CSET। तो आप कॉम्प्रीहेंशन को टॉप डाउन अप्रोच रखोगे, बॉटम टॉप अप्रोच रखोगे। बॉटम मीन्स पहले आप आंसर को देखोगे, उसके बाद पैसेज को पढ़ोगे, क्योंकि पहले जब आप पैसेज को पढ़ोगे, देखो होता क्या है, वो मार्क्स वाला फॉर्मूला लग जाएगा MCM। पहले पैसेज पढ़े फिर क्वेश्चन देखे आपको, और क्वेश्चन को आंसर करने के लिए फिर आपको पैसेज पढ़ना पड़ेगा। सो बेटर व्हाट यू शुड डू, you should directly see the answer and try to find out the answer into the passage. That is my gentle piece of advice for the paper 1. अब चलिए पेपर 2 की बात कर लेते हैं। सारे सिलेबस हम कवर नहीं कर सकते हैं, बट पेपर 2 में अभी आपके पास जो भी 5-6 दिन बचे हुए हैं, व्हाट क्विकली यू डू HYV। HYV मतलब हाई यील्डिंग वैरायटी सीट था, उसी तरह HYT है, हाई यील्डिंग टॉपिक्स। हाई यील्डिंग टॉपिक्स आपके 4-5 एकदम मेन टॉपिक हैं, ठीक है। माइक्रो है आपका वन ऑफ द हाई यील्डिंग टॉपिक्स, मैक्रो है, इंडियन इकोनॉमी है, पब्लिक फाइनेंस है। पब्लिक फाइनेंस मैं इसलिए बोल रहा हूँ यह इजी है, इसमें बस 3-4 टॉपिक वही बार बार पूछे जाते हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेट, ठीक है, यही 3-4 एकदम फिक्स है इनका टॉपिक। कभी वाइजमैन पिकॉक पूछ दिया, कभी रैगनर का थ्योरी पूछ दिए, कभी पीगू का पूछ दिया। तो पब्लिक फाइनेंस इजीली है या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैक्रो में जितने भी स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, मैंने क्लास में भी करवाया है, 7 to 8 स्कूल ऑफ थॉट्स वाइज जल्दी से पढ़ लेंगे, 3 से 4 घंटा में आपका सारा क्विक रिवीजन हो जाएगा ऊपर। हाँ, माइक्रो में अब हम बात कर लेते हैं क्या, तो माइक्रो में जो भी IES देख रहे हैं दैट विल बी मोर देन एनफ, और फैक्ट्स जल्दी से देख लेंगे। माइक्रो में देखिए फैक्ट्स क्या होता है, माइक्रो में भी कुछ फैक्ट्स होते हैं, मैं बता रहा हूँ कैसे। तो 3-4 चीजें हैं जो खासकर देख रहे हो आप। कॉब डगलस की बात करते हैं, ठीक है, तो कॉब डगलस से अगर क्वेश्चन पूछा जाए, सपोज दैट L to the power अल्फा K to the power बीटा आपका ये क्वेश्चन है, अब आपको वहां पे पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, 1 2 3 वगैरह वगैरह, और वो पूछ रहे हैं डायरेक्ट आपको मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर निकालिए, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल निकालिए, या फिर इलास्टिसिटी ऑफ लेबर निकालिए, तो आपको डायरेक्ट रटा हुआ होना चाहिए। इवन इफ यू हैव रेड HL आहूजा 6 से 7 प्रॉपर्टी दिए हुए कॉब डगलस में, तो आपको दिखाता है अल्फा क्या शेयर करता है, बीटा क्या शेयर करता है, आपको रटा हुआ होना चाहिए। इट इज वेरी लॉजिकली, यू कैन ऑल्सो डिराइव, बट आप जब डिराइव करने जाओगे तो 5 से 7 मिनट लगेगा,
और उसमें कोई गारंटी नहीं आपका करेक्ट होगा। तो कुछ चीजें जो रटने लायक हैं उसको हम पहले से रट के रखेंगे, क्योंकि आंसर हमारा वही आएगा। और अल्टीमेटली एग्जाम में क्या होता है, मार्क्स मैटर करता है, कितने नंबर आपका है, दैट मैटर करता है। फिर कुछ कुछ फेमस बुक हैं, कुछ कुछ थियरी है क्रोनोलॉजी वगैरह में, ठीक है। जैसे हिक्स वगैरह के बुक्स पूछे जाते हैं, जो इंडिफरेंस कर्व जो बुक दी हुई थी, जल्दी से कमेंट कीजिएगा आप लोग कि कौन सा बुक में और कब दिए थे हिक्स जी जो इंडिफरेंस कर्व दिए थे। तो फैक्ट्स को आप इग्नोर ना करें, एक दो क्वेश्चंस यहाँ से निकलेंगे, मैच द फॉलोइंग वाला आप सारा कर लेंगे, जो भी इंडिफरेंस कर्व वाला है, प्रीफरेंस चॉइस थियरी है, मार्केट है, मार्केट में कॉस्ट से बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि किस सिचुएशन में कैसा मार्केट इक्विलिब्रियम में रहता है, ठीक है। तो यह सब आप कर लेंगे, क्योंकि मुझे पता है आपने शिद्दत से कंज्यूमर थियरी किया होगा, प्रोडक्शन थियरी किया होगा और मार्केट के चारों पांचों किए होंगे, यह सब आप करके बैठे होंगे। लेकिन एडिशनली अब आप क्या करोगे, अपने पढ़ाई में से ही इसको चर्न आउट करना है, और जो भी पढ़े हो उसी में से नोट्स को फिल्टर आउट करके मैच द फॉलोइंग, एकदम 2-3 एक्स्ट्रा मार्क्स आपके निकल गए ना, 2-3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन, मतलब 6 से 8 क्वेश्चन एक्स्ट्रा निकल गए, तो यू विल बी ऑन द अपर एज, ठीक है। मैक्रो में जो आप पढ़े हो या जितना मैं पढ़ा दिया हूँ, दैट इज रियली मोर देन इनफ। थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर आप जल्दी से गेम थ्योरी देख लोगे। गेम थ्योरी से अगर आप वैल्यू ऑफ गेम वगैरह वो पूछते हैं, अगर आपको टाइम लग रहा है तो आई वुड सजेस्ट कि यू कैन स्किप। बट कभी कभी जब गेम थ्योरी से वो ये पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, 4-5 गेम थ्योरी दे दिए, फीचर दे दिए, टिट फॉर टैट थ्योरी दे दिए, प्रिजनर्स डायलेमा दे दिए, ठीक है। कभी कभी मैक्स मीन वाला भी पूछ देते हैं, तो इन सब का पता होना चाहिए। कॉपरेट नॉन कॉपरेट दे दिए, यह ओलिगोपोली जब आप करोगे तभी इसको आप देख लोगे। ये सब डायरेक्ट है, एकदम फेचिंग मार्क्स से, कंसेप्ट पता है तो आपको हो जाएगा। एक ये हो गया। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि सर पीवाईक्यू का क्या करें। पीवाईक्यू ज्यादा नहीं, एटलीस्ट 2 ईयर्स का देख लो या फिर 4 सेट देख लो। उसको क्या करो आप, एक OMR सीट लेना है आपको, क्योंकि OMR वहां रंगने का इस बार प्रोविजन है आफ्टर 4 to 5 ईयर्स। आई थिंक 2018 या 19 के बाद हो रहा है हमारा। तो OMR आपको लेना है, एटलीस्ट 1 या 2 OMR आप प्रैक्टिस कर लो। और करना कुछ नहीं है, यहाँ पे टाइमर लगा लो, ठीक है। टाइमर लगा लो और अपने मन से एनीथिंग एटलीस्ट 100 क्वेश्चंस को रंग के देखो। टाइमर स्टार्ट करो और 100 क्वेश्चन रंगना शुरू करो। ABCD है ना, किसी में A रख दो, किसी में B रख दो, जो भी आपको रखना है। आप ये देखो कि 100 क्वेश्चंस रंगने में आपको, इट मे सीम वेरी बोरिंग, आपको कितना टाइम लग रहा है। माई एक्सपेक्टेशन है कि 15 से 17 मिनट मुझे लगता था, यस 15 to 17 मिनट। आराम से 5 से 6 गोला 1 मिनट में रंगा जाता है। अगर 100 गोला रंगना हो आपको, पेपर 2 की मैं बात कर रहा हूँ, तो आराम से 15 से 17 मिनट आपको लगेगा, ठीक है। यह आप टाइम एडजस्ट कर लोगे, वो कंपनसेट आपको खुद करना पड़ेगा, वहां नहीं मिलेगा। 2 अप्रोच हैं, देयर आर 2 अप्रोच टू फिल द OMR सीट इन द एग्जाम हॉल, ठीक है। एक अप्रोच होता है 1 सीट पेपर। 1 सीट पेपर में अभी ऑफलाइन एग्जाम होगा, तो 2-4 क्वेश्चन यहाँ रहेंगे, 2-4 क्वेश्चन यहाँ रहेंगे। जैसा मैं क्या करता था, दोनों पेज ओपन किए इस तरह से, ठीक है, दोनों पेज ओपन किए इस तरह से, और एक पेज में हमारा जितना है, जितना मैंने बनाया, यहाँ पे OMR सीट है और यहाँ पे हम उसको रंग दिए, एक पेज हो गया क्लियर। फिर हम नेक्स्ट पेज, फिर थर्ड पेज, फिर वो। एक तो यह है, एक यह अप्रोच है विच इज रियली कूल अप्रोच, बिकॉज यहाँ पे आपको OMR रंगना बोरिंग नहीं होगा। अगर आपसे पूछोगे लाइफ में वन ऑफ द बोरिंग काम, तो मेरे लिए OMR रंगना होता था, क्योंकि मैं अभी तक लाइफ में नियरली 10 OMR जरूर रंगा होगा ऑल टुगेदर मिनिमम, अगर आप कैलकुलेट करो। 2 बार मैंने नेट JRF दिया है, आई थिंक ये ऑफलाइन था। फिर प्रीलिम्स भी मैंने 4-5 बार दिया है, तो यह भी OMR ही हमारा हुआ करता था। तो OMR मैंने 10 बार जरूर रंगा होगा। फिर जब आप इंट्रेंस दे रहे थे JNU वगैरह का, HCU वगैरह का, तो भी OMR ही था। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ OMR इज वन ऑफ द बोरिंग थिंग। एक तो यह अप्रोच है। नेक्स्ट अप्रोच होता है 20-20 अप्रोच। 20 अप्रोच या 25 अप्रोच भी रखते हैं, कि क्वेश्चन 1 से 20 तक आप किए, और 1 से 20 में जितना भी आप अटेम्प्ट किए हो, 10 किए हो, 12 किए हो, 15 किए हो, तो आप उस OMR में से 1 से 20 तक रंग दिए। फिर नेक्स्ट 20 किए, तो इस तरह से क्या होगा, 100 क्वेश्चन रंगने में आपको 5 राउंड लगेंगे। तो एट द एंड देखोगे कि अभी भी नियरली 10 to 15 क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड हैं। तो जो अटेम्प्ट करोगे इंस्टेंटली उसको आप रंगते जाओगे। तो एनीवन यू कैन फॉलो, बट एक चीज आप फॉलो कभी भी मत करना, आई वुड सजेस्ट, उसमें गलत होने की काफी ज्यादा चांस रहते हैं। 1 गो अप्रोच, ठीक है, 1 गो अप्रोच एकदम नहीं रंग करना है, क्योंकि आई एम टेलिंग यू, यू विल गेट डेफिनेटली पैनिक। सपोज दैट लास्ट 10 मिनट्स बचे हैं और आप क्वेश्चंस को पढ़ रहे हो, बना रहे हो मजे में, हाँ यार 18 का B और 19 का C, आप मजे से ऐसे ऐसे टिक मारे जा रहे हो, ठीक है। परंतु लास्ट के जो 10 मिनट बचे हैं उसमें आप सोचोगे मैं तो रंग दूंगा, और वहां पे पैनिक क्या होगा, 19 का C के जगह 19 का D हो जाएगा, क्योंकि एक समय आपका वॉच चल रहा होगा और यहाँ पे आप OMR रख रहे होगे। तो प्लीज ये गलती 1 गो अप्रोच प्लीज मत करना कि 1 से 100 तक मैं एक साथ रखूंगा।
50% से अधिक बच्चे 2-4 गलती करते ही हैं 18 का सी की जगह। 19 का सी काफी इजी करेक्ट था, काफी इजी क्वेश्चन था। आपको पता है कि मल्टीप्लायर थ्योरी किसने दिया है? किन्स दिया है नहीं बताइए? खान थे। फर्स्ट इट वाज गिवन बाय खान। एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर सबसे पहले वो दिया था, फिर जो आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर या फिर कंजम्पशन मल्टीप्लायर वो था किन्स। तो आपको पता है खान होगा, 19 का सी होगा, बट यू मे नॉट पुट सी एंड गलती से वो डी पे क्लिक हो जाएगा। ये वन गो अप्रोच में होता है, तो इस गलती को आप ना करेंगे। और जितने भी मैंने टिप्स दिए हैं मैं बता रहा हूँ 5 to 7 क्वेश्चंस मींस 10 to 12 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा यह जरूर दे देगा। ये 3-4 टिप्स हैं। और एग्जाम के करीब 2 या 3 दिन पहले मैं यूट्यूब पे अपना चीट शीट दे दूंगा। वह नियरली 20 से 30 मिनट का सेशन होगा। वह चीजें होंगे, कुछ फैक्ट्स होंगे, इट विल बी मिक्स्ड ऑफ एवरीथिंग। इंटरनेशनल ट्रेड का होगा, स्टैट्स का होगा, उसके बाद कुछ इकोट्रिक्स के भी टेस्ट वगैरह रहेंगे। हाँ, एक चीज और मैं इकोट्रिक्स को लेके बोलना भूल गया, ठीक है, जस्ट ए मिनट। देखिए इकोट्रिक्स के लास्ट टाइम 6-7 सवाल आए थे, दिस टाइम ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि 5-6 सवाल रहेंगे। तो इसमें 2 तरह के सवाल होते हैं। एक होते हैं डायरेक्ट सवाल जो कि आपको आता है, और एक होता है आपको इनडायरेक्ट सवाल, ठीक है। तो समटाइम्स यू मे नॉट बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन, क्लियर, बट समटाइम्स इट इज पॉसिबल कि आपको उसको सॉल्व करना पड़े। तो जिस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना पड़े, जो टाइम टेकिंग रहेगा, प्लीज अवॉइड दैट, प्लीज एंड प्लीज, आई एम टेलिंग यू, प्लीज अवॉइड दैट, इट विल बी रियली टाइम किलिंग। जो डायरेक्ट है उसको आप सॉल्व करेंगे, वहां पे 30 मार्क का नहीं बनना है, क्योंकि एक क्वेश्चन के आपके 2 मार्क्स भी मिलने हैं। वहां पे सीना चौड़ा करके नहीं घूमना है कि भाई मैंने इकोट्रिक्स का ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ठीक है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो डायरेक्ट क्वेश्चन है उसमें कम टाइम लगे, आगे बढ़िए। सॉल्व में आपको 1 से 2 मिनट से ज्यादा लग रहा है, प्लीज इसको स्किप कीजिए। 2 आवर्स में 100 क्वेश्चंस करने हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो चलिए यही करना है आपको पेपर 2 में। इट विल डेफिनेटली गिव यू एक्स्ट्रा 10 to 12 मार्क्स। और मैं मिलूंगा आपसे एग्जाम के 2 या 3 दिन पहले, कुछ यूट्यूब सेशन में रखूंगा, उस पर कुछ कंटेंट अपलोड करूंगा, उस पर आपको इंपॉर्टेंट चीजें मिल जाएगी। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे, और आपको अगर अच्छा लगा तो एक प्यारा सा कमेंट डाल देंगे, सो दैट आई विल फील मोटिवेटेड एंड पुट सम एक्स्ट्रा कंटेंट रिलेटेड टू योर एग्जामिनेशन, ठीक है। चलिए, विश यू द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड सी यू एट द नवीनोमिक्स। दिस इज आवर कोर्स डिटेल, यू कैन ज्वाइन एट आवर नवीनोमिक्स ऐप, और यू कैन विजिट एट www.navinomics.in। चलो गाइस, नीचे टेलीग्राम लिंक होगा, टेलीग्राम लिंक जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेंगे। लॉट्स ऑफ कंटेंट यू विल फाइंड, फ्री डिस्कशन इज ऑल्सो देयर, ठीक है। और IAS 25 का भी कोर्स हमारा जल्दी आ जाएगा, जून एंड तक हम 25 का कोर्स भी ले आएंगे, तो आई कैन सी यू देयर इन द क्लास। चलिए, विश यू द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। और अपने छोटे भाई बंधु CUT 25 का भी बैच चल रहा है, उसके लिए ऑल्सो यू कैन रिकमेंड देम। चलिए गाइज, बेस्ट ऑफ लक।